जय हिंद दोस्तों। मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। देखते हैं आप, लोन तो हर कोई लेता है, जरूरत पड़ता है तो लेना ही पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि लोन जो लेता है, चाहे वो हाउसिंग लोन जिसे होम लोन कहते हैं घर बनाने के लिए, या फिर कोई मॉर्गेज लोन हो, बाइक लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार का लोन कोई व्यक्ति लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी प्रकार से डेथ हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, चाहे नॉर्मल डेथ हो जाता है, तो आपको पता है कि वो लोन देगा कौन, लोन चुकाएगा कौन, या फिर बैंक माफ कर देगी, फाइनेंशियल कंपनी माफ कर देगी, या फिर क्या होगा आगे, सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने लोन नहीं ले रखा है तो कभी न कभी आप लेंगे, या फिर कोई आपके जानने वाले लेंगे, आपके गांव समाज का लेंगे, रिश्तेदार में लेंगे, तो ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है, आपको भविष्य में काम ही आएगा। इस चीज़ों को समझ लीजिए। बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ लोन से संबंधित। अब देखिए, लोन ले लिया, किसी ने लोन लिया, मैं लिया, आप लिया, या फिर कोई व्यक्ति लेता है लोन। मैंने बताया किसी प्रकार का लोन हो सकता है, बिजनेस हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, इसके अलावा बहुत सारे लोन होते हैं। और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो लोन कौन चुकाएगा? लोन वही चुकाएगा जो उसका उत्तराधिकारी होगा। मतलब उसके संपत्ति, उसके नाम से संपत्ति है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका बैंक बैलेंस है, कोई बीमा क्लेम है, किसी प्रकार का जो उसके प्रॉपर्टी बना हुआ है, संपत्ति बना हुआ है, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वही लोन का देनदार होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि बैंक कभी भी कोई भी लोन, चाहे वो मर जाए व्यक्ति, माफ नहीं करती। बैंक अगर लोन देता है, चाहे फाइनेंशियल कंपनी लोन देता है, उससे पैसा चाहिए किसी भी हालात में, चाहे बंदा मर क्यों न जाए, वो लोन देना ही पड़ता है। और ये भी बताऊंगा कि माफ किस परिस्थिति में होता है, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि लोन देना ही पड़ता है उसको। जैसे कि होम लोन ले रखा है कोई व्यक्ति, तो आप जानते हैं होम लोन कोई भी मिलता है, चाहे छोटा हो, 2 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, चाहे 50 लाख का हो। आपके प्रॉपर्टी का पेपर वहां पे जमा हो जाता है, जमीन का जिस पर मकान बन रहा है उसका पेपर आपका वहां पे जमा रहता है। मतलब कि वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति बैंक के अधीन ही रहता है, या फिर फाइनेंस कंपनी जो कर रही है लोन उसके अधीन रहता है। तो उस व्यक्ति की जैसे मृत्यु होती है और उस प्रॉपर्टी पर जो दावेदार होता है, जो उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार होता है, जो उस पर अधिकार जताने आता है, वही उस लोन का देनदार होगा, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे बेटा हो। अब उत्तराधिकार का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी उत्तराधिकार बन जाएगा। जिसका उसमें हक हिस्सेदारी होगा, चाहे उसका बेटा का होगा, उसकी पत्नी का होगा, तो वो उस लोन को देंगे, किसी भी हालात में देना होगा। या फिर बैंक एक बार मौका देती है ये कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति मर गया जिसके नाम से लोन है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो उत्तराधिकार होगा उसको दिया जाता है नोटिस कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। 1 टाइम सेटलमेंट कैसे करना है? जैसे कि बैंक बताएगा कि ये 5 लाख का लोन था, इसने 1 साल जमा किया और इसकी मृत्यु हो गई, तो 5 लाख का लोन था तो 1 लाख रुपया लगभग जमा हो गया, मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 4 लाख रुपया बचा, जिसका इंटरेस्ट लेकर अगर 5 लाख हो रहा है, 6 लाख हो रहा है, तो वहां पर बैंक ये ऑफर कर सकता है कि जो पैसा बचा हुआ है वो आप दे दो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो बैंक बताएगी उस हिसाब से देकर 1 टाइम सेटलमेंट देकर आप खत्म कर सकते हैं उसको। या फिर बैंक और भी ऑफर दे सकती है कि आप इस लोन को अपने नाम से ट्रांसफर करा लें, उस प्रॉपर्टी का मालिक आप ही हो जाए, उत्तराधिकार आप ही हो जाए, और अपने नाम से ट्रांसफर करा लें। आप अपने नाम से इस लोन को ट्रांसफर करा लिया, जैसे किस्त चल रहा था वैसे चलता रहेगा, ईएमआई जैसे वो भर रहे थे वैसे आप भरते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में लोन खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपकी होगी, पेपर आपको रिटर्न कर दिया जाता है। इसी प्रकार से गाड़ी का होता है, कोई गाड़ी लेकर बंदा कार लिया, बाइक लिया, अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उस गाड़ी का हकदार होगा, उत्तराधिकार होगा, चाहे उसका बेटा हो, उसकी वाइफ हो, बीबी हो जिसके बोलते हैं, तो वो उस इंस्टॉलमेंट को जमा करेंगे। नहीं कर पाते हैं तो उस परिस्थिति में आप तो आप देखते ही हैं, चाहे जीवित रहता है व्यक्ति तो भी ईएमआई अगर फेल करता है 3 किस्त, तो उसका ऐसे भी गाड़ी खींच के ले जाया जाता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन, अगर लोन व्यक्ति दे रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी अगर लोन जमा नहीं कर रहा है, तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? गाड़ी खींच के कंपनी ले जाएगी, चाहे बाइक है या कार। उसको उससे कोई मतलब नहीं कितना किस्त जमा था नहीं था, जितना जमा था उतना उसने यूज किया, गाड़ी खींच के ले जाया जाता है। लेकिन बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी लोन छोड़ता नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अब यहाँ पे आता है कि कैसे लोन ले, किस प्रकार से लोन ले कि लोन माफ हो जाए अगर उसकी मृत्यु हो जाए लोन लेने वालों का।
तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी लोन आप लेते हैं, चाहे होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं किसी प्रकार का, चाहे मॉर्गेज हो, कार बाइक हो, तो एक इंश्योरेंस होता है। आप जब लोन ले रहे हैं, कोई चीज फाइनेंस करा रहे हैं, तो वहां पर बोलिए कि मेरा लोन का इंश्योरेंस कर दीजिए। आपको नाम मात्र का प्रीमियम लगता है, वन टाइम प्रीमियम उसमें लगता है, जितना दिन का लोन होता है उतना दिन का उस लोन का इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आपने 10 लाख रुपया का एग्जाम्पल का तौर बता रहा हूँ, 10 लाख रुपया लोन लिया, तो उसका अगर इंश्योरेंस कवर करवाएंगे किसी कंपनी से, तो लगभग 5,000 रुपया या 6,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया, बता रहा हूँ, सभी कंपनी का अलग अलग है, एक मुश्त पैसा उसी टाइम लगेगा और वो आपका लोन का इंश्योरेंस हो जाता है। लोन लेने वाले व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, फिर वो लोन माफ हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है वो इसका कवर करती रहती है लोन का। और जब उसके मरने की परिस्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उस पैसा को वन टाइम पे करके उसको खत्म करवाएंगी। आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को खत्म कराएगा, मतलब लोन आपका माफ हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी लोन व्यक्ति लेता है तो लोन का इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कुछ महीने पहले ही एक कार लिया था, और जब मैं कार लेने गया तो मेरी कार लगभग 13 लाख रुपए की है। तो मैं कार जब निकालने गया एजेंसी में, तो वहीं पर मुझे सलाह दिया गया एडवाइजर की तरफ से कि आप अपना लोन का जो आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है, जो आपका जितना का लोन हुआ है, आप बोले तो उतना का मैं आपको इंश्योरेंस कर सकता हूँ। आपको 5,000 रुपया वन टाइम देना पड़ेगा। HDFC लाइफ का, ICICI का, बहुत सारे बैंक का वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैं कर दूंगा। इस परिस्थिति में अगर बीच में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसमें ये सोचने की बात नहीं है। लोग बहुत सोचने लगते हैं कि कैसे मेरी मृत्यु हो सकती है, कैसे ये हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, लाइफ है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में मैंने वन टाइम 5,000 रुपया देकर इंश्योरेंस करा लिया। अब इसमें क्या होगा कि कभी इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है या फिर ये किसी प्रकार से कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, आप समझ ही रहे होंगे, तो उस परिस्थिति में उत्तराधिकारी जो होंगे, उस गाड़ी का उत्तराधिकारी जो होंगे, उनको EMI नहीं देना पड़ेगा। EMI भरने की आवश्यकता नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर कर लेगी और वहीं पे सेटलमेंट कराकर वो खत्म कर देगी। बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट बचा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे कवर करेगी। तो 5 साल का लोन है तो 5 साल के लिए इंश्योरेंस हो गया। लेकिन उसके बाद फिर 5 साल के बाद जब लोन खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद कंडीशन अलग होता है। वो आपकी गाड़ी होती है, आपका सामान होता है, वो आपका सब कुछ होता है। उसमें न फाइनेंस कंपनी के कुछ लेना देना होता है, न इंश्योरेंस कंपनी का कुछ लेना देना होता है। जो इंश्योरेंस होता है गाड़ी का वो अलग से होता है। उसका क्लेम का तो बहुत सारी चीज आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, इससे पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो जब तक लोन है तब तक लोन का इंश्योरेंस कराकर जरूर रखें। लोन का इंश्योरेंस रहने से होता है कि आपका उत्तराधिकारी है, तो आपके न रहने के बाद उस पर प्रेशर नहीं आता है, उसको देने की कोई जिम्मेवारी नहीं आती है, और आपका प्रॉपर्टी भी है, संपत्ति भी है, गाड़ी है, जो भी है उसका हो जाता है, उसके नाम से हो जाता है। तो लोन भी माफ हो गया और सामान भी रह गया, सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम देके आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है, यही बात है होम लोन में भी लागू होता है, पर्सनल लोन में भी लागू होता है, एजुकेशनल लोन में भी लागू होता है, किसी हाउसिंग लोन में भी लागू होता है, मॉर्गेज लोन में भी लागू होता है। कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें लोन का इंश्योरेंस जरूर कराए। हालांकि ये बात है जो लोन देने वाली कंपनी है वो नहीं बताता है, उसका एग्जीक्यूटिव हो या फिर उसका एडवाइजर हो, वो बताता नहीं है। आप पूछेंगे तब बताया जाता है, आप जब पूछेंगे तो बताएंगे। ऐसा प्रोसेस है, नियम है, और ऐसा बहुत सारे कंडीशन है, आप करा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई भी लोन आजकल होता है, ज्यादातर आप देखते होंगे लोन लेंगे तो आपको फैमिली मेंबर को भी उसमें सह ऋणी बना दिया जाता है, मतलब कि को लोन होल्डर बना दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि लोन आपके नाम से रहेगा, लेकिन उसमें आपका भाई को ऐड कर दिया जाएगा, आपके पिताजी को ऐड कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाता है? कर दिया जाएगा, आईडी लगा के ऐड कर दिया जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं। आपको लगेगा पिताजी का आईडी भी लगेगा, आपके भाई का भी आईडी लगेगा, आप दीजिए, उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। आप खुशी खुशी दे देंगे, ऐड कर देंगे। इससे होता क्या है कि अगर जो लोन लेने वाले व्यक्ति उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए उसको, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, उस परिस्थिति में वो लोन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो को लोन होल्डर है या फिर सह ऋणी है जिनका नाम उसमें ऐड है, उसको देना है पैसा, और उसी के नाम पर वो लोन फिर ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके नाम पर लोन चलता रहेगा। तो इस तरह ऐड कर दिया जाता है। तो आजकल सिंगल लोन कभी भी बैंक देने से कतराती है, अक्सर देखते होंगे सिंगल लोन देने से कतराती है। वो जरूर 2-3 लोगों को घर में ऐड कर देंगे। आप होम लोन ले रहे हैं तो आपका नाम ऐड करेंगे, आपकी पत्नी का भी कर देंगे, हो सकता है आपके बच्चे बालिग है तो उसका भी पूछ के उसमें ऐड कर देंगे। मतलब जितने कमाने वाले सदस्य होंगे ना, उनको ऐड कर ही देते हैं वो लोग। कमाने वाले ना भी है, अगर बालिग है तो उनको ऐड कर देंगे, बहाना से आपसे पूछ के ऐड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते होंगे, डिटेल्स लेंगे और जरूर ऐड कर देते हैं। तो ये सब होता है, तो इसलिए आपको बच के रहना है। आप वो कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोन का इंश्योरेंस है, लोन का अगर बीमा है, आपने करा रखा है, तो फिर कितना के नाम से भी लोन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेथ हो जाता है,
तो उस परिस्थिति में लोन माफ हो जाता है। लेकिन को होल्डर की परिस्थिति में नहीं लोन माफ होता है, ये बात समझ लीजिए। को होल्डर की परिस्थिति में अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम से लोन कर दिया हो, जैसे एक मेन है, 2 लोगों का और ऐड कर दिया, उसमें जिसके नाम से लोन है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें इंश्योरेंस भी रहेगा तो लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो 2 ऐड रहते हैं ना उनके नाम पर हो जाता है वो लोन, और उन लोगों को देना ही होता है। लेकिन एक व्यक्ति के नाम से है तो फायदा मिलता है लोन के इंश्योरेंस रहने पर। आप इस बात को भी समझ लीजिए। तो ये सारी कंडीशन है, कोई भी बैंक हो या फिर फाइनेंस कंपनी हो, इस बात को दिमाग में हमेशा रखिए, वो माफ नहीं करते। माफ कराने का एक ही तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों को ना देना पड़े लोन, मेरी वाइफ को नहीं देना पड़े लोन, तो आप अपने नाम से पर्सनल लोन लें। अगर लोन भी ले रहे हैं तो पर्सनल लोन रखें, उसमें किसी को ऐड ना करवाए, और लोन का इंश्योरेंस जरूर करा लें। ऐसे खासतौर पर आप देखते हो गाड़ी लेता है कोई, कार लेता है, बाइक लेता है, या फिर पर्सनल लोन लेता है, बिजनेस लोन लेता है, तो वो तो पर्सनल ही होता है, किसी एक व्यक्ति के नाम से ही होता है, जिसके नाम से बिजनेस होता है, या फिर जो जॉब कर रहा है तो पर्सनल लोन होता है, या फिर मैंने बताया गाड़ी हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, तो उसमें पर्सनल ही होता है, एक व्यक्ति के नाम से होता है। लेकिन हाउसिंग लोन में ऐड कर दिया जाता है, तो उस मामले में भी थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज़ों को समझें, और ये सब जरूर अपने दिमाग में रखें इस बातों को। और इससे संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ मन में शंका है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, इस तरह की बहुत सारी जो मैं जिस पर वीडियो बनाता हूँ, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसी सब टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। आप सवाल करेंगे एक एक करके मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, तो आप कमेंट जरूर लिखें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।